आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी। उसके पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग एक्चुअली एज ए केमिस्ट हम लोग का इंटरेस्ट है मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल्स कैसे क्वांटम मैकेनिकली बिहेव करेगा और मॉलिकुलर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स को कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं एक कॉन्सेप्ट पे जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो तीन टाइप का मोशन शो कर सकता है। एक है ट्रांसलेशनल मोशन, सेकंड है रोटेशनल मोशन एंड थर्ड है वाइब्रेशनल मोशन। अभी एक ए बी मॉलिक्यूल है, लाइक दिस इज ए बी मॉलिक्यूल। इट कैन ट्रांसलेट फ्रॉम दिस प्लेस, दैट मीन्स दिस प्लेस टू दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन। अगेन दिस मॉलिक्यूल कैन रोटेट, ये रोटेट कर सकता है, दिस इज रोटेशनल मोशन। अगेन दिस मॉलिक्यूल कैन वाइब्रेट, दैट मीन्स दिस लाइक स्प्रिंग, इट इज स्क्वीजिंग एंड स्ट्रेचिंग, स्क्वीजिंग स्ट्रेचिंग, दिस इज वन काइंड ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज वाइब्रेशनल मोशन। ये तीन टाइप का मोशन रहता है। ये तीन टाइप का मोशन के लिए डिफरेंट टाइप का एनर्जी हो सकता है। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलता है, दिस एनर्जी लेवल्स आर कॉन्टीन्यूअस, दैट मीन्स ये दो एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस कोई नहीं है, दिस आर कॉन्टीन्यूअस। क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है, कोई कॉन्टीन्यूअस एनर्जी लेवल नहीं रहता है, उसमें गैप रहता है एंड उसको हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोगों ने देखा है क्वांटम प्लैंक्स पोस्टुलेट्स में E इक्वल टू NH न्यू। दैट मीन्स एक ऑसिलेटर का एनर्जी n टाइम्स होता है उसका h न्यू से। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ओके अभी हम लोग इंटरेस्टेड है ट्रांसलेशनल मोशन के ऊपर। ट्रांसलेशनल मोशन हम लोग क्वांटम मैकेनिकली कैसे स्टडी कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक मॉडल सिस्टम लेंगे जो है पार्टिकल इन ए बॉक्स। पार्टिकल इन ए बॉक्स क्या बोलेगा, एक बॉक्स के अंदर हम एक पार्टिकल को रख देंगे जो कि एक मॉलिक्यूल है और वो बॉक्स में कैसे मूव कर रहा है इसके हम स्टडी करेंगे क्वांटम मैकेनिकली। ओके, तो बॉक्स क्या होता है, बॉक्स जनरली 3 डायमेंशनल होता है, एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन रहता है, लेकिन हम लोग पहले एक सिंपल सिस्टम लेंगे उसके बाद हम 3 डायमेंशन में जाएंगे, इसलिए हम पहले 1 डायमेंशनल केस स्टडी करेंगे। 1 डायमेंशनल केस स्टडी करने के लिए हम लोग देखेंगे 1 डायमेंशनल बॉक्स कैसा दिखता है। हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसका मास m है, उसका मास m है और हम लोगों ने एक 1 डायमेंशनल बॉक्स बनाया एक्स एक्सिस के ऊपर, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो बॉक्स बनाने के लिए क्या चाहिए, वॉल चाहिए, तो हम दो वॉल पुट कर दिया, एक 0 में एक L में, ठीक है। इसके अंदर m मास का एक मॉलिक्यूल को हम लोग इधर रख दिया, ये ट्रांसलेट करेगा इस बॉक्स के अंदर, दैट मीन्स एक डायरेक्शन में ट्रांसलेट करेगा। और क्या इसमें हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगा है, ये पार्टिकल जो है ये केवल 0 to L के अंदर ही ट्रांसलेट कर सकता है, इसके बाहर नहीं जा सकता। मीन्स ये वॉल जो है इसको क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकता है, 1 नंबर। 2 नंबर क्या है, ये बॉक्स के अंदर ही ये जो पार्टिकल मूव करेगा वो कोई पोटेंशियल एनर्जी एक्सपीरियंस नहीं करेगा, दैट मीन्स बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी V इक्वल टू 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी को V से डिनोट करते हैं, V इक्वल टू 0। और क्या है, ये जो वाल हम लोगों ने दिया है ये वेरी हाई एनर्जी, दैट मीन्स इसका पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई है, जैसे इसको पार्टिकल जंप करके ना जा पाए। तो ये जो वाल है इसका पोटेंशियल एनर्जी भी कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। और बॉक्स के बाहर जो एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू इनफाइनाइट। तो पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता, पार्टिकल इसके अंदर ही मूव करेगा। तो बॉक्स के लेंथ हो गया 0 to L, दैट मीन्स सेल लेंथ, एंड मास हो गया m। अभी पार्टिकल्स इसके अंदर ही मूव करेगा, सो पार्टिकल जाने का कोई बाहर जाने का चांस नहीं है, तो बाहर में पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होगा वो 0 होगा।
ओके, दैट मीन्स ये दो लिमिटिंग वैल्यू आएगा x का, एक है 0, एक है l, जहाँ पर हमारा वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l में वेव फंक्शन 0 होगा। ठीक है, वेव फंक्शन में हम लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन ही एक चीज़ है जो हम लोग को उस सिस्टम के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे सकता है। ये हम लोग पोस्टुलेट्स में पढ़ चुके हैं। तो साई इक्वल टू साई हो गया हमारा वेव फंक्शन, जिसको हम जानना चाह रहे हैं। हियर इट इज स्मॉल साई, दैट मीन्स इट इज ए टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन। और ये जो हम लोग सिस्टम दे रहे हैं ये टाइम के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है। ओके, सो स्मॉल साई ये है साई इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 एंड साई इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू l। क्लियर? अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में ही देखा था वेव फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं। वेव फंक्शन हम लोग निकाल सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करके। अभी हम बोले हैं दिस सिस्टम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम। इसका मतलब क्या है? हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा कौन सा श्रोडिंगर इक्वेशन? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है? एच साई इक्वल टू ई साई। एच क्या है? एच है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फिर क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। अभी हम बोले हैं कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर का कोई ज़रूरत नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर हम लोग यूज नहीं करेंगे, ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हो जाएगा हैमिल्टोनियन ऑफ दिस सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर वन डायमेंशनल में क्या होता है? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m d2/dx2। अभी साई मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा एच साई। ओके, और राइट हैंड साइड में क्या होगा? ई साई। ई क्या है? ई इज द एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, इसको हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाने के बाद उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा पास साई का वैल्यू आ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर, ये एक कांस्टेंट टर्म है क्योंकि m कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा स्क्वायर। तो हमारा नया जो इक्वेशन आता है ये आता है d2 साई बाई dx2 प्लस अल्फा स्क्वायर साई इक्वल टू 0। इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होता है ए साइकल टू ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी कॉस अल्फा एक्स। ओके, ये कैसे आया है एक बार देख लेते हैं। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी साई इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं ई टू दी पावर एम एक्स। तो ये इक्वेशन बन जाएगा इसमें एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स इक्वल टू 0। अभी ई टू दी पावर एम एक्स नॉन जीरो है तो एम स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ये हो जाएगा 0। ये 0 होने से क्या होगा? अल्फा स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, एम और अल्फा का रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे? एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर। माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल मतलब क्या है? -1 इंटू अल्फा। -1 क्या होता है? आई स्क्वायर होता है, तो आई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। सो एम इक्वल टू प्लस माइनस आई अल्फा। ठीक है, तो साई का दो सोल्यूशन आएगा। एक क्या है? एक आएगा हमारा प्लस फॉर्म में, एक आएगा माइनस फॉर्म में। तो साई 1 हो जाएगा ई टू दी पावर आई अल्फा एक्स एंड साई 2 हो जाएगा ई टू दी पावर आई माइनस आई अल्फा एक्स। ओके, अभी साई जो इसको हम ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसको ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक क्या हो जाएगा? फर्स्ट साई 1 हो जाएगा साइन अल्फा एक्स प्लस कॉस आई कॉस अल्फा एक्स, और साई 2 हो जाएगा साइन अल्फा एक्स माइनस आई कॉस अल्फा एक्स। इसको हम अभी थोड़ा सा जो फाइनल फॉर्म में लिखेंगे, दैट मीन्स जो फाइनल वेव फंक्शन होगा ये दोनों साई 1 साई 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। दैट मीन्स c1 साई 1 साई इक्वल टू हो जाएगा c1 साई 1 प्लस c2 साई 2। इसको हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा c1 प्लस c2 साइन अल्फा एक्स प्लस आई c1 माइनस c2 कॉस अल्फा एक्स। इस c1 प्लस c2 का हम लोगों ने लिखा a और आई c1 माइनस c2 को लिखा b। तो आ गया हमारा a साइन अल्फा एक्स प्लस b कॉस अल्फा एक्स, जो कि हमारा जनरल सॉल्यूशन था। ओके, अभी ए बी आर कांस्टेंट क्या है हम लोगों ने देख लिया पहले।
अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या बताता था? बाउंड्री कंडीशन ये था x इक्वल टू 0 में साई इक्वल टू 0, x इक्वल टू l में साई इक्वल टू 0। अभी क्या है, x इक्वल टू 0 डालते हैं, x इक्वल टू 0 डालेंगे तब साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 1 0 एंड कॉस 0 इक्वल टू 1, तो 1 इंटू बी इक्वल टू 0 मीन्स b इक्वल टू 0। b इक्वल टू 0 को इस 2 नंबर इक्वेशन में डाल देंगे तो ये वाला पार्ट वेनिश हो जाएगा, तो रहेगा बच्चा a साई इक्वल टू a साइन अल्फा एक्स। ये हो गया हमारा 3 नंबर इक्वेशन। अभी हम दूसरा बाउंड्री कंडीशन डालते हैं, साई इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू एल, तो 0 इक्वल टू साइन अल्फा एल। 0 को क्या लिख सकते हैं, साइन एन पाई लिख सकते हैं, एन इक्वल टू 0 1 2 3, दैट मीन्स 0 साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, ऐसे 0 होते जाएगा। तो एन पाई इक्वल टू अल्फा एल, अल्फा इक्वल टू एन पाई बाई एल। अभी क्या है, एन का वैल्यू हम 1 2 3 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर n इक्वल टू 0 हम कंसीडर कर लेंगे तो अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। n इक्वल टू 0 मानेंगे तो अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू 0 मतलब हमारा वेव फंक्शन क्या था, वेव फंक्शन था हमारा, हमारा वेव फंक्शन जो था साई इक्वल टू a साइन अल्फा एक्स। अभी अल्फा अगर 0 हो जाएगा तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 मतलब 0, साई इक्वल टू 0 हो जाएगा। किसी भी एल वैल्यू के लिए हमारा क्या होगा, वेव फंक्शन साई जो है वो 0 हो जाएगा। इसीलिए हम जो x का वैल्यू स्टार्ट करेंगे, सॉरी n का वैल्यू स्टार्ट करेंगे 1 से, n के लिए हम लोग 0 कंसिडर नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि ये हमारा जो बाउंड्री कंडीशन 2 है उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। और हमारा वेव फंक्शन अगर सब जगह में 0 है तो हम लोग को सिस्टम पढ़ के क्या करेंगे, इसीलिए हम अल्फा इक्वल टू 0 नहीं मानेंगे, दैट मीन्स n इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, n इक्वल टू 1 2 3 ऐसा होगा, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू एन पाई बाई एल हम लोगों ने देखा था, इसको 3 नंबर इक्वेशन में पुट करेंगे तो साई इक्वल टू हो जाएगा ए साइन एन पाई एक्स बाई एल। अभी हम लोगों ने पोस्टुलेट्स में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पोस्टुलेट्स में पढ़ा था हम लोगों ने कि कोई भी वेव फंक्शन जो है वो एक्सेप्टेबल तभी होगा जब वो एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का मतलब क्या है, जो लिमिट है उसके अंदर साई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1। अभी क्या है, स्टार जो हम लोगों ने बोला था कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दैट मीन्स आई किसी भी टर्म में ना रहे तब हम क्या करते हैं उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और जो सिंपल है वो दैट मीन्स नॉन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और पेरेंट साई है वो दोनों ही बराबर होगा, सेम होगा, तो साई स्टार भी हो जाएगा ए साइन एन पाई एक्स बाई एल। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 टू एल के लिमिट में, ए साइन एन पाई एक्स ये हो गया 1, तो ए स्क्वायर को बाहर कर दिए तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स इक्वल टू 1। अभी इसको हम इंटीग्रेट करने के लिए करेंगे क्या, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग देखेंगे cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारा ए मिल गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, दैट मीन्स थीटा हो जाएगा हमारा ये जो एन पाई एक्स बाई एल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 एन पाई एक्स बाई एल, ओके, 2 थीटा आया था ना, तो 1 माइनस ये हो गया, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, cos एक्स का इंटीग्रेशन आता है, एम एक्स का इंटीग्रेशन आता है 1 बाई एम साइन एक्स, साइन एम एक्स, सॉरी साइन एम एक्स, ठीक है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है। इसको लिमिट से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, ये साइन 0 होगा, साइन एन पाई भी 0 होता है, 0 माइनस 0 दैट मीन्स 0 के साथ ये मल्टीप्लाई किया 0, 0 के साथ ये मल्टीप्लाई किया 0,
तो ये वाला सेकंड वाला जो टर्म इंटीग्रेशन था उसका वैल्यू 0 आ रहा है। फर्स्ट वाला टर्म से हम लोग को मिल रहा है एल, तो ए स्क्वायर बाई 2 इंटू एल इक्वल टू 1, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू एल इक्वल टू 1, तो यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर 2 बाई एल। तो अब हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो जाएगा रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल। एल को किसी किसी बुक में ए लिखते हैं स्मॉल ए, और एल को कभी कभी कैपिटल भी लिख देते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ए हो गया हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। वेव फंक्शन निकल गया। एन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? एन का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, 0 हम नहीं लेंगे। ओके, और हम लोगों ने क्या माना था? अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई ए स्क्वायर। तो अल्फा का वैल्यू हम लोग डाल देंगे एन पाई बाई एल, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। इससे हम इक्वेट करेंगे तो ई हो जाएगा एन स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 8 एम एल स्क्वायर। ये हो जाएगा टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड इंटू ए स्क्वायर बाई 8 एम एल स्क्वायर। ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बॉक्स का लेंथ कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, एज कांस्टेंट, तो सिर्फ एन के साथ चेंज करेगा एनर्जी। तो एन हो जाएगा हमारा क्वांटम नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होगा, जो कि 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्वांटम नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। अभी 0 पॉइंट एनर्जी क्या होता है? 0 पॉइंट एनर्जी होता है मिनिमम पॉसिबल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। तो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में एन का वैल्यू मिनिमम कितना हो सकता है? एन इक्वल टू 1 से हो सकता है। तो ई 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई 8 एम एल स्क्वायर। ये हो गया हमारा 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। अभी हम लोग देखेंगे ये जो वेव फंक्शन हम लोग को मिला है वो साइन के फॉर्म में मिला है। दैट मीन्स साइन वेव है एक। साइन वेव क्या होता है? इस टाइप का होता है साइन वेव, शुरू होता है ऐसा। तो इसके साथ वेव लेंथ कैसे इसको प्लॉट करेंगे हम देखेंगे। ओके, तो साइन जो वेव है इसको हम कोरिलेट करेंगे साइन एन पाई एक्स के साथ, कोरिलेट करेंगे 2 पाई एक्स बाई लैम्डा को, और प्लॉट करेंगे साई वर्सेस एक्स विथ वेरिएबल लैम्डा। ओके, फॉर लैम्डा डिस्टेंस एंगल कितना चेंज होता है? 2 पाई। तो एक्स डिस्टेंस में कितना होगा? एक्स डिस्टेंस के लिए चेंज होगा 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। ओके, तो साइन एन पाई एक्स बाई एल इक्वल टू साइन थीटा अगर मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा किसके बराबर? साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। तो अभी एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? एल का वैल्यू हो जाएगा एन इंटू लैम्डा बाई 2। ओके, लैम्डा बाई 2 मतलब एन इक्वल टू 1 डालेंगे तो लैम्डा बाई 2 होगा। दैट मीन्स 1 हाफ वेव होगा। ये देखो 1 हाफ वेव बना है। एन इक्वल टू 2 डालेंगे, एन इक्वल टू 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। एल इक्वल टू लैम्डा, दैट मीन्स वेव लेंथ फुल वेव, यहाँ से यहाँ फुल वेव हुआ। फिर एन इक्वल टू 3 डालेंगे तो ऐसा आएगा, एन इक्वल टू 4 डालेंगे तो ऐसा आएगा। ये होएगा वेव फंक्शन का प्लॉट। इसमें क्या है? एन इक्वल टू 1 में कोई नोड है? नोड नहीं है। एन इक्वल टू 2 में नोड है एक, एन इक्वल टू 3 में 2 नोड है, एन इक्वल टू 4 में 3 नोड है। सो दिस इज नोड मतलब क्या है? उस पोजीशन में वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद अगर साई स्क्वायर से क्या निकालते हैं? साई स्क्वायर से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। साई स्क्वायर प्लॉट करेंगे तो ये पॉजिटिव प्लॉट है। पॉजिटिव का प्लॉट ऐसे थोड़ा मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ये देखो अभी पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव का तो स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है ना, सो पॉजिटिव हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। थोड़ा प्लॉट स्केल में नहीं है तो इसको इस करेक्टर ऐसा रहता है। फिर भी सब पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव सब हो जाएगा, लेकिन नोड वही रहेगा। जहाँ पर नोड है, नोड मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ एक नोड है, यहाँ 2 नोड है, यहाँ 3 नोड है, ऐसा नोडल साई में भी नोड रहेगा, साई स्क्वायर में भी उतना ही नोड रहेगा। ठीक है,
इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे वन डायमेंशनल वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके थ्री डायमेंशनल बॉक्स में जा सकते हैं, और थ्री डायमेंशनल बॉक्स का एक फंक्शन कैसा होगा, उसका एनर्जी क्या होगा, उसे डीजेनरेसी कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे।